सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इलेक्शन कमीशन की तरफ सबकी तोपों के रुख हो चुके हैं, उससे डिमांड्स की जा रही हैं। एक तरफ अपोजिशन ने अपनी याददाश्त पेश की इलेक्शन कमीशन को, उनसे मुतालबात हो रहे हैं कि जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो कहते हैं जो लेकर गए थे ये सारा केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंडिंग का केस लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन में, और वो बानी रुकन भी है तहरीक इंसाफ के, वो भी मुतमईन नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी जो इस सारे मामले को देख रही है उससे वो नाराज़ होकर सारी प्रोसीडिंग छोड़कर आ गए और कहते जी ये तो सही तरह काम ही नहीं कर रही। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया, एक बड़ी दलेरी दिखाई, इलेक्शन कमीशन से कहा कि सब कुछ ओपन कर दे। ये तो पहले ही कहा था कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से जिसने जहां से भी फंडिंग ली है सब कुछ दिखा दिया जाए। अब तो यह है कि जी बराह रास्त सबको दिखाएं क्या हो रहा है स्क्रूटनी कमेटी में, कौन बैठा हुआ है, क्या बातें कर रहा है, अब तक किसने क्या सबूत दिए, सब कुछ दिखा दें। अब जवाब भी आ गया इलेक्शन कमीशन का, वो जरा मोहतात नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि जी हमने अपने रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करना है और हम उसको कर रहे हैं, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। यानी नाम नहीं लिया लेकिन वाज़ेह पैगाम है अपोजिशन के लिए भी, जो कह रहे हैं जी जल्दी फैसला करें, बड़ी देर हो रही है, ये है वो है। और साथ वज़ीर आज़म की तरफ से जो बयान आया कि ओपन कर दें, तो उसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी पहले ही सब लोग बैठे होते हैं, सब नुमाइंदे, यानी जिसने शिकायत की है वो भी बैठ सकता है, दूसरा नुमाइंदा भी आ सकता है, सबके सामने होती है, सबके सामने ओपन हो रही होती है सारी हेयरिंग। तो अब इसमें होगा क्या? फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मिलियन मार्च निकाला, पता नहीं वो रिहर्सल करना चाह रहे थे इसराइल के खिलाफ, जो मिलियन मार्च था उसमें कितना जिक्र इसराइल के खिलाफ था और कितना इमरान खान के खिलाफ, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। और अमेरिका की तरफ से बड़े मुस्बत इशारे आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका फिर चाहता है कि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, खासतौर पर फौज के हवाले से। इसी बारे में हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोग साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये जो फंडिंग वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन आप क्या समझते हैं? वो ठीक कह रहा है, ऑपोजिशन ठीक है, इमरान खान साहब ठीक है कि सब कुछ ओपन किया जाए, क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो अब ये बात साबित हो गई कि जो ये अपोजिशन और पीडीएम की जानब से कि जो ये इदारे हैं ये मौजूदा हुकूमत या उसके कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी या जो उनका मुतालबा था, जो उन्होंने अपील की थी कि इसकी बराह रास्त जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह ऐलान किया था कि कमेटी बनाएगी ब्रॉडशीट वाला मामला, वो भी हमने बात करेंगे, लेकिन उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। शिबली फराज साहब ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब सरबराही करेंगे उस स्क्रूटनी कमेटी की, या जो कमेटी सारा कुछ देखेगी ब्रॉडशीट का मामला, किसने कितने पैसे दिए, क्या हुआ, किसकी गफलत थी, ये सब कुछ देखा जाएगा। तो एक बड़ी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और बड़े जबरदस्त आदमी, बड़े ज़हीन, ये जस्टिस अजमत सईद साहब वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस के अंदर भी ये मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका एक्सपीरियंस है, चूँकि नीचे से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले भी इनका एक्सपीरियंस है एज ए लॉ ऑफिसर भी, नैब के अंदर भी रहे जी, बहुत ज़बरदस्त। तो अब मामला ये है कि एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, अगर जुडिशरी के अंदर बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको जो सरबराह है वो भी पूरी बाल खाल जो है ना, पूरा उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और 4 रुकनी कमेटी होगी, सरबराही उनके होगी, और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ऑलरेडी जो हम स्क्रूटनी कमेटी जो प्रोसीडिंग कर रही होती है उसमें दरख्वास्त गुजार भी मौजूद होता है, पार्टीज़ के लोग भी मौजूद होते हैं, मीडिया भी मौजूद होता है, और वो सारी चीज़ें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर उसको अवामी सतह पे यानी बिल्कुल पब्लिक जो जाके करना अगर है तो उसमें उसकी प्रोसीडिंग के अंदर दुश्वारी पैदा हो सकती है। अब मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो बात आपने की ना कि ये पनामा 2 बनने जा रहा है, जी, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि चूँकि ये इंतहाई इंसास मामला है, लिहाजा इसमें तबसरों से और ऐसे गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं बग़ैर शवाहिद के, उससे हमें ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इंतहाई असास मामला है और इस पर पूरी ज़िम्मेदारी से और गैर जानबदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो चीज़ भी होगी आवाम के सामने आ भी रही है, और मज़ीद भी जो भी रिकमेंडेशन कमेटी स्क्रूटनी करेगी वो सारी कौम के सामने आ जाएगी। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक खुश आइंद इक़दाम है चले, उन्होंने वज़ीर आज़म का जो चैलेंज था, जो उन्होंने अपील की थी, जो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि इसकी पब्लिक को रसाई होनी चाहिए, आवाम तक सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, इसकी प्रोसीडिंग जो है बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये चैलेंज कबूल किया है। नून लीग की जानब से या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानब से इस तरह की अभी
ऑफ़र को सामने नहीं आई या पेशकश या उनकी जानब से इस किस्म का अंदिया नहीं दिया गया। ठीक है। बहरहाल ये जो केस है जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली फिर वो मैं डोगर साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि इससे निकलना कुछ नहीं। ये एक एक्सरसाइज है और अनफर्टाइल एक्सरसाइज है। इसमें से अगर कोई ये निकालने की कोशिश कर रहा है कि इससे पीटीआई की हुकूमत चली जाएगी, इससे पार्टी जो है बैन हो जाएगी, इससे वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब है वो नाअहल हो जाएंगे, या पीपल्स पार्टी बैन हो जाएगी, या PMLN बैन हो जाएगी, या JUIF जो है वो बैन हो जाएगी, कोई पार्टी बैन होने नहीं जा रही, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। छोटी मोटी अगर कोई उसमें एरर आएंगे, अगर उसके अंदर कोई गलतियां आएंगी जो निशानदेही अभी तक नहीं हुई, ऐसी चीज़ें जो ज़बानी जमा खराज तो हो रहा है। अकबर बाबर साहब ने जो अदम एतमाद का इजहार किया इसलिए किया है कि स्क्रूटनी कमेटी ने यह कहा है कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये प्रूफ आपने देने हैं, क्योंकि जो भी आपने इल्ज़ाम लगाना है उसका सबूत ला के आपने देना है। जो हमारे चीज़ सामने होगी हम उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे। आप और बाबर डोगर साहब कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं होना, तो बाबर डोगर साहब अगर कुछ नहीं होना तो जो कुछ नहीं होना वो सबके सामने कर दें और ले आए। कितनी और देर लगेगी इसमें? कब तक ये बात होती रहेगी? इतने साल गुजर गए, ये सारा खत्म हो। अब पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमने चैलेंज कबूल कर लिया है, वज़ीर आज़म कहते हैं जी ओपन बिल्कुल होना चाहिए, इस चीज़ को बराह रास्त नशर करना चाहिए, बराह रास्त कवरेज हो, हम भी इसके लिए तैयार हैं। और शेख रशीद कहते हैं कि ये तो पनामा लीक्स 2 साबित होगा, ये फॉरेन फंडिंग केस, तो फिर तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर ये ऐसा हो जाता है। पनामा लीक्स 2 होगा, बड़े बड़े नाम आएंगे बाहर से, कहाँ से किस तरह पैसे आए हैं। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसको ओपन होना चाहिए, इसकी हेयरिंग पब्लिक होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है इसकी जो सिचुएशन, पहले तो इसको ये समझना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, करना क्या है। स्क्रूटनी कमेटी ने जो भी डाटा पॉलिटिकल पार्टीज उनको दे रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको वेरीफाई करना है। जब PTI के खिलाफ जितना भी डाटा आया है उस सारे अकाउंट्स जो आए हैं उनको वेरीफाई करना है और ये चेक करना है कि क्या ये जितने भी अकाउंट्स हैं इसके लीगल हैं या इलीगल हैं। इस तरह नून लीग और पार्टी उनके खिलाफ जितना भी डाटा आया है या जो भी एविडेंसेस आए हैं उनको वेरीफाई करना कि ये एविडेंसेस ठीक हैं और इनके अकाउंट्स लीगल हैं या इलीगल हैं जी। अब ये सारा टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम है, इसकी क्या पब्लिक प्रोसीडिंग होंगी मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि वो उनका एक काम है, उनका एक टेक्निकल काम है। उनके पास जो भी डाटा आएगा उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वकील हैं वो वहाँ पर जाके आर्गू करेंगे, जिरा करेंगे, उस जो भी उसकी रिकमेंडेशन होगी या तो उसको चैलेंज करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब ये जो सारा वेरीफाई करने का जो प्रोसीजर है इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। जो मेरा ख्याल है JIT भी जब बनी थी, नवाज शरीफ की जो JIT जितनी भी JITs बनी हैं वो सारा कॉन्फिडेंशली काम करती हैं, वो उनका टेक्निकल काम होता है, वो अपना सारा काम करने के बाद उनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो पब्लिक होती है और उसके बाद उसकी आगे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिक हो सकेंगी। तो ये जो पहला प्रोसीजर है ना, इसमें पब्लिक हेयरिंग तो है ही नहीं है, ये तो एक टेक्निकलिटी है सारी। उन्होंने उसमें स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं, FIA के हैं, उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स के हैं, उसमें फाइनेंस के हैं, ये सारे जो लोग हैं ये टेक्निकल लोग हैं, ये सारे जो हैं ये उसको वेरीफाई करके अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे। अगला प्रोसीजर जो है वो होगा हेयरिंग का। हेयरिंग को पब्लिक कर दें, वहाँ को मीडिया को बुला लें, मीडिया जो है वो जो भी देखे जो भी सुने उसको साथ साथ पब्लिक करता रहे। ये इलेक्शन कमीशन पर है, अब वो मान ही नहीं रहा सर। इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये कहीं नहीं कहा कि ये पब्लिक नहीं हो सकती, ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसका जो पहला प्रोसीजर है वो है उसकी JIT की फंक्शनिंग, JIT का काम, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एविडेंस दे के आ रही है, जो सबूत दे के आ रही है उसको वेरीफाई। अब ये कहना गैर जरूरी है, अगला जो स्टेप है उन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने किसी को भी नाम नहीं लिया। अब वो जब कह रहे हैं जी फॉरेन फंडिंग केस पर गैर जरूरी है और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए, इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फ्रीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिक़ अशख़ास और इदारे मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब ही है बाबर साहब कि सारे मीडिया के लोग हैं, हमें जरूरत ही नहीं है लाइव कवरेज की। यही तो वो कह रहे हैं। अब एक मेरी अर्ज सुन, फिर ये कहते हैं जी मेरी एक अर्ज सुन लें। अर्ज ये है कि कहीं भी जुडिशल जो प्रोसीडिंग होती है वो पब्लिक नहीं होती। पब्लिक इसी तरह नहीं होती कि वहाँ पे मीडिया की प्रेजेंस ही उसका पब्लिक होना होता है, कि जो वो जो मीडिया होता है वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट करता है, चैनल में भी रिपोर्ट होती हैं, प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट होती हैं। लेकिन मैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसकी हैसियत एक JIT की है,
वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसकी प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं हो सकती। वो एक टेक्निकल काम है, वो करेंगी और उसकी जो रिकमेंडेशन होगी और उसके बाद उस पर जीरा होगी वो आप पब्लिक कर दें। क्या असद खरल साहब, ये वजह तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने पहले बोल न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक खबर ब्रेक की थी और फिर सब चला रहे हैं? तो कुछ चैनल्स को मैं देख रहा था कि पता नहीं क्यों साफ्ती इक़दार भूल जाते हैं कि बोल न्यूज़ को इसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे थे और चुरा के और उस तरह चला रहे हैं। कोई वीडियो नहीं चला रहा तो ऑडियो चला रहा है, तस्वीर रख के, तो इतनी अजीब लग रहा था। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 2 मुल्क हैं जिन्होंने इनकी फंडिंग की, दो ये पार्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग को फंडिंग करते हैं, लेकिन माहौल ख़राब हो जाएगा उन मुल्कों से तो मैं बात नहीं करता। अब फिर उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान वो गए हुए थे, 3G 4G ज़ाहिर है वहाँ फैसिलिटी की जब बात हुई तो उधर भी उन्होंने कहा है कि 2 ममालिक हैं जो फंडिंग करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। तो अब क्या ये वजह है इलेक्शन कमीशन के सामने भी कहीं वो चीज़ें आ गई हैं, फॉरेन फंडिंग कहाँ उन मुल्कों से हो रही है, तो लिहाजा वो अब बताना नहीं चाह रहे कि हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे? अभी जो चीज़ें सामने आई हैं ना उसामा साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से या PTI के हवाले से, अभी तक ऐसी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आई जिससे ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो। वज़ीर आज़म कह रहा है, देखें सर वज़ीर आज़म कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, सबके सामने वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहने से तो कोई पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं होती, अगर कहने से होती तो फिर सारी मरियम साहिबा नहीं होती। आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, ये ममालिक फंडिंग करते हैं। आपने यहाँ पर कानून पढ़कर सुनाया था कि अगर कोई हुकूमत कोई रियासत करती है तो वो प्रॉफिटेड फंड है, उसका सबूत देना, सबूत देना पड़ेगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा विद एविडेंस कि ये अकाउंट है, इन अकाउंट में पैसा है। चाहिए से फिर तो ये वही बयान है। अगर वज़ीर आज़म के बयान की बात हो जाए तो ये फिर इसी तरह जिस तरह फजलुर रहमान साहब और मरियम साहब कह रहे हैं कि इजराइल ने फंडिंग कर दी इमरान खान साहब की पार्टी को और भारत ने कर दी और बंदे का नाम भी ले लिया। अब वो जो तो दोनों गलत कर रहे हैं। दोसांझ जो है वो बात बंदा कोई नहीं। अच्छा, अब मामला ये है कि उसामा साहब, जो फिर मैं कह रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी कमेटी के अभी तक रिकॉर्ड उनके सामने मौजूद है और PTI की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी केस दायर है 2017 से, 2014 से PTI के खिलाफ दायर है। अगर वज़ीर आज़म जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये चीज़ कोई रिकॉर्ड पे होगी ना, तो रिकॉर्ड पे तो किसी के जरिए भी कम से कम स्क्रूटनी कमेटी के सामने तक चीज़ पहुंची हो तो फिर तो मैं कहूँगा ये बात ऑथेंटिक है। हुकूमत का इख्तियार है ना, आपने तो बताया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने कोर्ट की, तो मैं वही सुप्रीम कोर्ट में है कि ये तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है फॉरेन फंडिंग वाला मामला, लेकिन वफाकी हुकूमत तो कर सकती है ना। वफाकी वही मैं कह रहा हूँ, अगर कर सकती है तो फिर बयान ना दे, काम करें। इस चीज की होगी ना, सबूत भी होगा, किसी चैनल के जरिए पैसा आया होगा, स्टेट बैंक के जरिए आया होगा, वो इदारे इनके नीचे है, FIA इनके नीचे है, वजारत दाखिला इनके पास है, वजारत खारजा इनके पास है, तो फॉरेन जो आपके जो एम्बेसीज है उनके जरिए जो भी एक सिलसिला होता है एम्बेसडर के जरिए या जो भी इस तरह की अगर ग्रांट आती है, ऑफ द रिकॉर्ड आती है, ऑन द रिकॉर्ड आती है, मामला ये है कि एक तो इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं हमें भी नाम नहीं लेना चाहिए, दूसरी बात यह है कि इसके एविडेंस अभी नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है। जाना है हाँ, अगर आ गए कल को, अभी तक जो वहां पे पलंदे पड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उसमें ये एलिगेशन का कोई एलिगेशन की बात हो रही है। फजलुर रहमान साहब जो है ना इसराइल के खिलाफ रैली निकाली उन्होंने, बड़ा मिलियन मार्च। बाबर साहब एक छोटा सा कमेंट के चूंकि फजलुर रहमान का भी नाम आ गया तो ये जो 2 मुल्क कहे जा रहे हैं ये कहीं वो मुल्क तो नहीं है फजलुर रहमान साहब जिनके बारे में कहते जी इस हुकूमत ने उन दोनों ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, ये वो ममालिक तो नहीं है आपकी नज़र में कि जहाँ से फंडिंग होती है? लेकिन वही बात उसामा साहब जो मुल्क फंडिंग करते हैं ना वो इस तरह से नहीं करते कि डायरेक्ट एक अकाउंट से, ये वो मुल्क कोई सरकारी अकाउंट से पैसे कहते मुझे ऑफर हुई, ये सर मैंने इनकार किया, उन मुल्कों ने फंडिंग का कहा, मैंने इनकार किया, तो वो पीपल्स पार्टी नून लीग को हो रही है। वज़ीर आज़म फिर उसके सबूत दे देना, उसको इलेक्शन कमीशन में आ गया। अब PTI पे भी इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिका में 2 कंपनियों के जरिए से फंड रेजिंग की है, जो लॉ कहते हैं वो ये कहते हैं कि कंपनियां बना ही नहीं सकते। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है ये पीछे से कंपनियां फंड रेजिंग करती नहीं है। अब मिलियन मार्च हो गया, तो अब 2 मुल्क सामने आए और या पीपल्स पार्टी और नून लीग एडमिट करें। तीसरी चीज एविडेंस है, जब तक एविडेंस नहीं आता उस वक्त तक तो ये सारी बात है। इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च हो गया है
और उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीरें हुई हैं। 10 लाख से ज्यादा होंगे। ये मिलियन होता है वैसे, 10 लाख है, लेकिन अब पता नहीं वो किस तरह एक को आप इसमें वो कहते हैं थोड़े को ज्यादा समझे तो यहाँ वाटरमेलन वाला मिलियन बन गया मेरा। ये सूरत हाल है। वो एजाज साहब का कल मैं बयान देख रहा था, वो बड़े मायूस दिखाई दे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ, पीडीएम का जो शो है बड़ा फ्लॉप गया है। इलेक्शन कमीशन वाला, हाँ इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने कहा कि लग ये रहा है कि जिस तरह अपनी अफादियत खोती जा रही है, बड़ी कमज़ोर मुझे फील हुई है, मुझे बहुत बुरा लगा है। तो आज जो मिलियन मार्च है, देखिए ना, एक मजाक हमने बना के रख दिया। उसामा साहब, मिलियन मार्च कम से कम 10 लाख से शुरू होना चाहिए। 10 लाख से मिलियन है ही 10 लाख, 10 लाख से 10,000 तो हो जाए ना। तो 10,000 ये है कि 10,000 बंदे को अगर आपको मिलियन मार्च नजर आता है, पता नहीं कौन सा चश्मा मौलाना साहब ने लगाया है कि उनको 10,000 बंदा 10 लाख से ज्यादा नजर आ रहा है, या उनको पता था। तो मैं इस पे क्या कहूं, अच्छा है आप फलस्तीनियों के हक में निकले हैं, बड़ी अच्छी बात है। जितने भी निकले तो चले झूठ बोलते रहते हैं। मरियम साहब की आपको पता है, उन्होंने कहा कि ये आज लॉन्ग मार्च के लिए तो नहीं निकला इलेक्शन कमीशन के सामने। तो अब मामला ये है कि मौलाना साहब एक मजहबी रहनुमा भी हैं, उनकी बहुत कदर है और उनको कोई भी बात करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज आप अच्छा चले का नाम रखें। मुझे एक बात समझाएं कि ये था एंटी इसराइल फलस्तीनियों के हक में। वजह क्या थी? जवाब ज्यादा तकरीर, बुनियाद क्या है इसकी? वजह होती है ना, मोटिव बिहाइंड द इंसिडेंट होता है। जी इसकी वजह क्या है? हैव नॉट और हैव की इशू है। इसकी वजह यह है शायद कि यूएई ने मुताल्लुकात इसराइल से बहाल कर लिए हैं, लेकिन अच्छा फजलुर मान साहब ने उनके बारे में नहीं बोला होगा। फजलुर मान साहब ने कुछ कहा होगा। वज़ीर आज़म साहब कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि तसव्वुर ही नहीं पैदा हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, फॉरेन ऑफिस की जानब से आ गया। तो आप किस बुनियाद पर वो यूएई को कहा होगा, यूएई पर दबाव के लिए होगा। सऊदी अरब ना मान ले, वो इसलिए फिर कर रहे होंगे, शायद इसलिए ना कर रहे हो। अच्छा बाबर साहब ये बताएं, समझ नहीं आ रहा है कि मौलाना साहब को मसला क्या हो रहा है। वो तो फंड अगर नहीं इकट्ठा हो रहा तो ये तरीका तो गलत है। नहीं मौलाना वर्सेस मौलाना, अगर ताहिर अशरफी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात पे, अगर फंड नहीं दे रही जो आप मार्च करना था, ये सारा मामला था, या जो आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आपका सरकारी फंड बंद हो गया है, जो आपकी लसीयां बंद हो गई हैं, तो फंड लेने के और भी बड़े तरीके। ये तो कोई तरीका अजीब सही है जो उन्होंने निकाल लिया खाम खा मैं को। अब इजराइल नामंजूर तो तब आप बात करें जब पाकिस्तान हुकूमत में कोई ऐसी बात हो, कोई कंसिडरेशन हो, कोई ऐसी तजावीज़ हो, कोई बिल आ रहा हो, किसी की जगह पे मुशावरत हो रही हो, कोई गवर्नमेंट की दिलचस्पी इसमें जाहिर हो रही हो। अच्छा जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, एक चीज कहते हैं पिंड बसिया नहीं, उचक्के पहले ही आ गए। अच्छा मसला ये है कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई प्लाट नहीं है। आप कह रहे हैं प्लाजा तो हमने खड़ा करना है। अच्छा चले यहाँ पे जनाब ये बाइकाट सिनेमा हटाओ, फिल्म नहीं चलने देगी। भाई ये सिनेमा नहीं है, फिल्म लगी नहीं है। अच्छा चले तो किसके खिलाफ आप बाइकाट कर रहे हैं? अच्छा अब हुआ ये है, अब बाबर डोगर साहब के उसमें इसराइल के खिलाफ कम और इमरान खान के खिलाफ ज्यादा। असल फिर बात यही है, इमरान खान यहूदियों के एजेंट हैं और इनको लाने के लिए यहूदियों ने 15 साल मेहनत की। आज की जंग तहजीबों की जंग है। ये हुकूमत एक एजेंडे के तहत लाई गई है। मकसद पाकिस्तान को खत्ते में तनहा करना है। इमरान खान यहूदियों के एजेंट हैं। इमरान खान को लाने के लिए यहूदी ने 15 साल मेहनत की और इनके नुमाइंदे खुद तस्लीम करते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान ने कहा जी फौज एक नागुज़री इदारा है, हम इनको आईनी तौर पर सपोर्ट करेंगे, फौज के साथ हम तैयार हैं। फलस्तीन कब्जा हो गया। अच्छा 2018 के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने तनहा 14 मिलियन मार्च किए हैं। तो आज भी फलस्तीन के हक में कम था, इसराइल के खिलाफ इमरान खान टारगेट ज़्यादा है। क्या मैं इस पे क्या कमेंट करूं कि मौलाना फजल मान कह रहे हैं कि जी वो यहूदियों का एजेंट है, ये है वो है। अब इस पे क्या क्या तबसरा किया जा सकता है? और वो कहते हैं जी कि आज पाकिस्तान खित्ते में तनहा हो गया। मौलाना आप 10 साल पिछली 2 गवर्नमेंट्स के साथ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आज से 10 साल पहले पीपल पार्टी का टेन्योर निकाल लें, नून लीग का टेन्योर निकाल लें, उस दौर में पाकिस्तान वाकई आइसोलेट हो गया हुआ था सारी दुनिया से। आज इंडिया आइसोलेट हो रहा है। अगर आप देखें दहशत गर्दी के उस वक्त पाकिस्तान पर चार्जेस लग रहे थे, आज इंडिया पर दहशत गर्दी के चार्जेस लग रहे हैं। आज इंडिया दुनिया में बदनाम हो रहा है। आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। पाकिस्तान की कनेक्टिविटी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी कम हो रही है और ये चीज़ साबित हो गई है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का विक्टिम रहा है, दहशत स्टेट नहीं है। आज से 10 साल पहले उसामा साहब 2013 में देख लें, 14-15 में देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात थे। आप 2008 से 2013 तक देख लें पाकिस्तान के क्या हालात थे। ठीक, मुझे एक और चीज़ बताएं कि मौलाना अब तो 5 फरवरी को कश्मीर रैली निकाल रहे हैं। मुझे नहीं याद कि 10 साल ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने एक रैली भी लीड की हो, कोई एक रैली भी 40 लाख की लस्सी मेरी ये हसरत रही कि वो एनर्जी से निकले। यौम कश्मीर पे
मौलाना कोई लीड रोल प्ले करें, लेकिन मैंने पिछले यकीन सुलाते रहे साहब 10 साल तक सुलाए रखा है उन्होंने। मैं उस वक्त मैं बड़ा क्रिटिकल रहा हूँ कि एक बंदा जो इंग्लिश ही नहीं बोल सकता, एक बंदा जो अपना नुक्ता नज़र किसी को बता ही नहीं सकता। मौलाना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, मौलाना को चाहिए था कि सारी दुनिया का विजिट करते, सारी दुनिया की रियासतों, सारी दुनिया में जाते, वहाँ पर कश्मीर पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हाईलाइट करते। मौलाना बता दे कितने मुल्कों में वो गए, अब तो वो जाएंगे, अगर मौका मिला के साथ उन्होंने राब्ते किए, पाकिस्तान में कितने सफारत खानों के साथ राब्ते किए, कितने लोगों बाबर साहब आप उनको अच्छा मशवरा दे रहे हैं, वो और एक ऑडिट तो करवाएं ना, पहले तो अपने टेन्योर, अपने 10 साल टेन्योर का ऑडिट करवाएं, बताएं कि उन्होंने अपने दौर में जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे कश्मीर इशू को कितना हाईलाइट किया। क्या आज वो इसराइल को जो तस्लीम करने पर यूएई के हवाले से चंद लफ्ज़ तो कह ही सकते थे, हमारा दोस्त मुल्क है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन कह सकते थे हमारे खदशात हैं या ठीक नहीं किया, तफजात ये वो। मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली कह दिया कि जी ये तो इसका चीज का तस्वुर ही नहीं पैदा होता। जब हुकूमत ने कह दिया उसके बाद क्या गुंजाइश बचती है कि ये तो उस इशू को दानिस्ता लाइव करने वाले से पहले मुझे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप एक और उस इशू को दानिस्ता अलाइव कर रहे हैं जानबूझ के, या ना एक ऐसी बहस ही नहीं है जिसका जिक्र नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, उसको खाम एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपकी नजर में, आप दोनों की नजर में, क्या वाकई शेख रशीद ठीक कह रहे हैं कि मौलाना फिर से तनहा हो गए, सबसे बड़े लूजर इसमें, सबसे बड़ी हार जो कुछ इस वक्त हो रहा है मुल्क में, जो सूरत हाल है, वो मौलाना फजलुर रहमान देख लें। पीपल्स पार्टी अपनी डील बना के बैठ गई है। नवाज शरीफ साहब, आपको पता है मरियम साहबा वो अपने मामला के चक्रों में। अच्छा, वो शहबाज दुरानी साहब गए हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कोर्ट में आप भी थे, जी तो हमजा शहबाज, मरियम साहब बड़े सीनियर दानिश्वर भी हैं और कॉलम नवीस, उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब से। वैसे नवाज शरीफ साहब के आपको पता है इरफान सिद्दीकी साहब बड़े करीबी हैं। अच्छा जी, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद नई अमरीकी इंतजामिया आ गई है और बड़े अच्छे जस्टिस दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। 15 इक़दाम की मंजूरी भी दे दी जो बाइडेन ने आते ही, और मुसलमानों के हवाले से खास तौर पर। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। और आखिरकार काफ़ी हंगामों के बाद, सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद, जो बाइडेन अमेरिका के सदर बन ही गए हैं, हलफ उन्होंने उठा ही लिया है। इलेक्शन जीतने के बाद बहुत कुछ हुआ और ट्रंप तो पहले मान ही नहीं रहे थे, और अमेरिका की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि जी जो जाने वाला सदर था वो तकरीब में नहीं था, वो चला ही गया। तो ये भी अजीबोगरीब सूरत है। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं जो बाइडेन के लिए, नए अमेरिकी सदर के लिए। लेकिन आते ही उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए हैं और ट्रंप की चीज़ों को रिवर्स करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर कुछ इस्लामी ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई गई थी ट्रैवल के लिए, उनके शहरियों के लिए। फिर शहरियत का हुसूल बहुत ही मुश्किल कर दिया गया था। तो अब इन चीज़ों में आसानियाँ पैदा करने का जो बाइडेन ने कह दिया, आते ही इस पर कानून साजी कर दी है। पाकिस्तान के हवाले से जो उनके नामजद वज़ीर दिफा हैं, उनकी तरफ से, उनका नाम जनरल ऑस्टिन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कांग्रेस की कमेटी के सामने कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ दोबारा से सिक्योरिटी मुआहदे की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से काम किया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो बड़ा कमाल है, और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हमें पाकिस्तानी फ़ौज के साथ चलना होगा। इस तरह के और बहुत से बयान सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो क्या ये जो बाइडेन वाकई पाकिस्तान के बेहतर साबित होंगे? साथ ये बात भी कि चीन के साथ तो अभी तक इस जो नई हुकूमत आ रही है वो कह रही है कि चीन हमारा सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल जो होगा, हमारा मुकाबला चीन के साथ होगा। असद करल साहब, क्या देख रहे हैं आप कि अभी तक जो बाइडेन ने आते ही कई अहम इक़दाम किए हैं, बहुत ज़्यादा तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को नहीं बदलने देगी? देखें, जो 15 उन्होंने जो सदारती हुक्मनामा जारी किया, उसके जो अहम पॉइंट्स हैं, उसके अंदर एक तो ये था कि अक्सरियत वाले जो ममालिक हैं, बहुत सारे बल्कि ममालिक थे इस्लामिक, जिनके हवाले से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पाबंदियाँ सफरी जो लग गई, उसको उन्होंने ख़त्म किया है। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, और इस इकदाम से सबसे ज़्यादा अगर परेशानी लाक है तो वो भारत जो है इस वक्त तिलमिला रहा है। अच्छा, दूसरा, उन्होंने WHO से जो ही आपको पता है ये कोरोना का वबा आई, तो चाइना के हवाले से सख्त बाज़पुरस ना करने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उससे अपने आप को अमेरिका ने अलहदा कर दिया। उसका वो हुक्म जो है उन्होंने कालदम करार दे दिया।
इस तरह और बहुत सारे, जिस तरह अमरीकी शरीयत के हवाले से बात हो रही है, फिर वहाँ पे जिस तरह स्याह और सफ़ेद फार्म के दरमियान एक बड़ी एक तफरीक पैदा कर दी गई थी और एक नफ़रत की जो एक फ़िज़ा वहाँ पे कायम कर दी गई थी, उसको ओवरकम करने में चीन के हवाले से देखिए, एक तो चीन के हवाले से एक तो उनका मध्य मुकाबला ठीक है, हाँ जी। लेकिन जो हेनरी किसिंजर है, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने कहा है कि अब जो अमेरिका है, जो मौजूदा वक्त में उसको लड़ाई या उस तरह करने की बजाय हमें इक़्तिसादी और तजारती तल्लुकात बेहतर करे अमेरिका चाइना से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आपको पता है वक्त में वो बहुत ख़राब हुए। ठीक। ईरान के हवाले से बात हुई, जनूबी एशिया की बात हुई, पाकिस्तान के हवाले से अगर पाक भारत, जिस तरह पाक अमेरिका रिलेशन और पाक भारत अमेरिका जो है अमेरिका भारत रिलेशन की अगर बात की जाए, तो एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसके ऊपर इंडियन इन्वेस्टमेंट की, फिर जिस तरह वो वहाँ पे वाक़यात हुए, उसके अंदर इंडियन लॉबी एक्टिव थी, आपने देखा इंडियन लोग मौजूद थे, ये सारी जो चीज़ें थी उनकी वो सारी खाक में मिल गई है। जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम मुसलमानों के लिए बहुत एक पॉजिटिव है, खुश आइंद है, और इससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में, खित्ते दुनिया भर के अंदर जो अमन के हवाले से मेरा ख्याल है जो बाइडन की पॉलिसियाँ हैं, और उस हवाले से उसका अयादा भी कर दिया था उनके जो इंतज़ामिया के जो वाइट हाउस का हिस्सा कहलाती है, चीफ ऑफ स्टाफ रोनाल्ड क्लाइन जी, उन्होंने कुछ रोज़ पहले ही बता दिया था जो बाइडन के जो चंद दिनों के इक़दाम के बारे में याददाश्त भी जारी की थी। तो आलमोस्ट वही चीज़ें जो उन्होंने जिसका अंदिया ज़ाहिर किया था कि जो बाइडन सदर बनते ही चंद अहम मामलात में रुखसत होने वाले सदर ट्रंप के कई इक़दाम को कालदम करार देने के हुक्मनामे जारी करेंगे और अमरीकी कौम को दरपेश बड़े जो मसाइल हैं उससे निपटने के लिए इक़दाम का ऐलान करेंगे। अब मामला ये है कि जो अमेरिका के अंदर ये भी रवायत है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, जो भी सदर आता है वो पिछले सदर के कुछ जो इक़दाम है उनको वो कालदम देता है करार। अब हुआ क्या कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कालदम करार दिए थे, उन्होंने चूंकि एक इंतहा पसंदना सोच थी जिस तरह मोदी की है और इस तरह उनकी आपस में बहुत सारी सोच मिलती थी, उनके इक़दाम जो हैं जो कि गैर इंसानी गैर कानूनी थे, वो अदालतों में चैलेंज हुए और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इक़दाम, हाँ जी, कुछ ज्यादातर इक़दाम खत्म कर दिए, लेकिन बहरहाल ये इक़दाम जो है पाबंदियां रही थी, कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं है जो चैलेंज हो सकेगा जिसको वहां पे कालदम करार। अच्छा बाबर डोगर साहब, एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका तारीख में सबसे बड़ा, पाकिस्तान को डोनर कह लें या पाकिस्तान को कर्ज़ों का कह लें, वो अमेरिका की तरफ से आते रहे। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है और सिक्योरिटी असिस्टेंस पाकिस्तान की ख़त्म कर दी थी ट्रंप ने, और 2018 के जनवरी में शायद उन्होंने ट्वीट किया था जी पाकिस्तान को हम ऐसे ही देते रहे, इतने डॉलर्स दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ब्ला ब्ला। जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो कह रही है कि हमें ज़रूरत है सिक्योरिटी असिस्टेंस चलानी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज को हमें सपोर्ट करना होगा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए। एक ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरा कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में दो बड़ी अहम पोस्ट पर पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन हैं। एक सलमान अहमद साहब हैं जो इनके जो खारजा कमेटी उसमें होंगे, इनके वज़ीर खारजा की टीम में होंगे, खारजा टीम में, और माहौलियात की टीम में भी अली जैदी, और इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन हैं जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, एक मकबूजा कश्मीर से, तो मुसलमान नज़र आ रहे हैं इनकी टीम में। आपको लगता है कि इससे हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इनसे कोई बेहतरी आएगी? जो बाइडन कोई बेहतर सोच के आदमी? देखें उसामा साहब, जो बाइडन के जो नॉमिनेटेड नामजद वज़ीर दिफा है जनरल ऑस्टन, उन्होंने जो मीडिया ब्रीफिंग दी है वो तो बड़ी हौसला होता है, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। वो बार बार उन्होंने जो बात की है वो साउथ एशिया में जो पीस प्रोसेस है वो उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक, और इसके अगर साउथ एशिया में जो पीस प्रोसेस है उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है अफ़गानिस्तान, जहाँ पे अमेरिकन जो इंटरेस्ट भी है, वहाँ पर उनकी फ़ौज भी हैं, वहाँ पर जो है पीस को वो रिस्टोर करना चाह रहे हैं, ये वहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं। तो उस समय जो सबसे अहम रोल को प्ले कर सकता है वो है पाकिस्तान, और इसकी जो अहमियत है इसको जनरल ऑस्टिन ने माना भी है और उन्होंने इस चीज़ का इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। तो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को का एक अहम रोल देख रहे हैं इन फ्यूचर, जिसमें हमारी जो फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसको
अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है उसको बेहतर करने में अहम रोल प्ले करेगी। और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है, मान रही है। अच्छा, तो जी इसमें एक और चीज़ है कि अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया जो देखता है कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों का इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें 133 ममालिक का देखा गया। तो पाकिस्तानी फौज को उन्होंने 10वीं ताकतवर तरीन फौज करार दिया और 15वें से वाहिद दुनिया में फौज है। एक साल के अंदर हम देखा कि 5 पोजीशंस जंप करके 10वें पर आ गई। ये भी रियलाइजेशन है कि एक ताकतवर फौज है और खित्ते में अमन की जामिन हो सकती है। अफगानिस्तान का आप देख लें, दीगर इलाकों में ये एक बड़ी चीज़ है। फिर पाकिस्तान का ये जिस तरह हमने शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा देखा, 2750 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। तो ये चीज़ें उनको रियलाइज हो रही हैं कि ये फौज, फिर JF-17 थंडर, कि ये पाकिस्तान एक दिफाई तौर पर अगर हम देखते हैं अपनी मजबूती को ही, तो सबसे आगे हमें अपना दिफाई अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। माशी तौर पर तो हम क्या कहें, एक मतलब गरीब मुल्क नज़र आता है, बड़े उसमें मसाइल नज़र आते हैं। तो ये चीज़ रियलाइजेशन है कि हमारी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उनको अमेरिका को मजबूर होना पड़ा। वो तो अपना मफाद देख रहे हैं ना, हर मुल्क अपना मफाद देख। अमेरिका का मफाद इसमें है कि अब दोबारा इंगेज करना होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ चलना होगा। जी बाबर साहब। सर बिल्कुल एक मजबूत फौज है। उसके साथ साथ आप एक चीज़ देखें कि यूएस जो है वो चाइना जो जनरल की जो स्टेटमेंट आई है उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फोकस है कि यूएस जो है वो चाइना को एक बड़ा चैलेंज समझ रहा है, एक बड़ा कंपेटिटर समझ रहा है। तो चाइना को जब कंपेटिटर समझ रहा है तो चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, तो यूएस नई एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगी कि वो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक नया बिल्डअप दे और जो इस खिते से अमेरिका की प्रेजेंस जो है उसको रखने के लिए। ईरान के साथ आप क्या देख रहे हैं? सर वो तो बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि ईरान जो है उसके साथ जो ओबामा के दौर में ट्रंप निकला वो उसको रिस्टोर किया जाएगा। अच्छा असद खरल साहब, क्या पाकिस्तान इस बार फिर जिस तरह चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बनाने में पाकिस्तान का किरदार था, अब दोबारा ये जो जिस तरह आपने हेनरी किसिंजर की मिसाल दी, बहुत बड़ा उनका वज़ीर ख़ारजा रहा, आज तक याद किया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि लड़ाई कोई फ़ायदा नहीं देगी चीन से लड़ाई। तो आपको लगता है पाकिस्तान कन्विंस कर जाएगा? पाकिस्तान के हवाले से तो जो बाइडेन साहब कह रहे हैं लड़ाई फ़ायदा भी नहीं करेगी और अमेरिका तो ऑलरेडी जो फंसा हुआ है, देखे ना अफगानिस्तान से वो पीसफुल जो इनखला चाहता है, वो दोबारा अपनी फ़ौजों की वापसी चाहता है। वो समझ उसको नहीं आ रही कि कोई ऐसी स्टेबिलिटी आए, कोई ग्रंटर बने वहाँ पर, कोई ऐसे हालात बने, तो वो चाहता है जल्द अज जल्द उसकी फ़ौजें वापस जाए। क्योंकि एक भी अमरीकी फ़ौजी जब यहाँ पे मरता है तो आपको पता है पूरे अमेरिका के अंदर बड़ा ये हम कह रहे हैं, हम इस मुआहिदे को जो हुआ है तालिबान के साथ अमेरिका का, इसको दोबारा देखेंगे जरूर। हम चाहते हैं निकले। बात ये है और ये फैक्ट है कि जब से मुआहिदा हुआ है हालात खराब हो गए हैं, तो ये भारत फिर कहीं खुदा न खास्ता, क्योंकि ज्यादा वहां पर हमले 2 नंबरियां तो कर रहा है ना। देखें भारत जिस तरह मौज मस्तियां करता रहा है, पहले आपको देखा कौंसल खाने जगह जगह खुल गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ जो सरजमीन अफगानिस्तान की उसने की, 2 अरब डॉलर लगाए, दाइश बनाने की उसने कोशिश की, तालिबान खड़े किए, TTP पाकिस्तान को फंडिंग की, सारे लोग जो आपको पता है दहशतगर्दी। अब भारत का जो रोल है बिल्कुल मिनिमाइज हो चुका है। और ये बात जो बाइडेन इंतजामिया तो एडमिट कर ही रही है, जो उनके फॉरेन जो मिनिस्टर हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि पाकिस्तान ही वो वाहिद कुव्वत है जो अमेरिका का पुरअमन इनखला जो है या वहां पे स्टेबिलिटी के लिए सीपैक की मुखालफत छोड़ेंगे, सीपैक की मुखालफत छोड़ेगा अमेरिका, सीपैक की मुखालफत छोड़ेगा। अगर टक्कर तो ले नहीं सकता, लड़ाई कर नहीं सकता, ईरान के साथ देखना ही है। चले ब्रेक का वक्त है, आ चुकी है, तो लिहाजा अब वो जो डोनाल्ड वाली बोंगियां नहीं आएगी। अच्छा जी, चीनी की महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, क्या वजह है? किसान अपनी जगह चीख रहे हैं कि जी हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं चीनी कीमत को, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद महमूद बुखारी साहब होंगे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। चीनी महंगी से महंगी होती चली जा रही है, अगरचे हम जिस चीज़ को देखें महंगी हो रही है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस मिल तो नहीं रही लेकिन मिलती है तो वो भी बहुत महंगी। कोई चीज़ सस्ती नहीं, कोई चीज़, या मैं तो ये कहूँगा सस्ती का तो लफ्ज़ भी ठीक नहीं लगता, कम महंगी नहीं है, कम महंगी नहीं है, इंतहा दर्जे तक महंगी हो रही है। आज हम पहले इस चीनी की तो बात करें। किसान जो है वो अलग बेचारे चीखते हैं कि जी हमारी नहीं सुनी जाती, हुकूमत कहती है ये शुगर माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर माफिया वाले कहते हैं कि जनाब हमारी तो सुनी जा रही, वो इश्तिहारों पर करोड़ों अरबों रुपया लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये तो हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, क्रशिंग सीज़न हमने इस तरह किया। किसान हमारा इस्तेसाल कर रही, किसान हमें 300 साढ़े 300 रुपये से कम में गन्ना ही नहीं दे रहे मन।
तो अब हमने इसीलिए किसानों की तरफ से सैयद महमूद बुखारी साहब को बुला लिया, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। सैयद महमूद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप इतना महंगा गन्ना फरोख्त कर रहे हैं, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शुगर मिल्स माफिया की तरफ से, वो कह रहे हैं आप महंगा गन्ना उनको बेचेंगे तो वो चीनी सस्ती कैसे बना दें? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा, आपने जो बात की है उसका यकीनन कुछ का हकीकत के साथ ताल्लुक़ है और कुछ का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जो बात ये कहते हैं कि किसान को जो है वो गन्ना बहुत महंगा किसान दे रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको बात नुक्ता ये चीज़ बता दूं कि 10 नवंबर को मिल्स शुरू हुई, 10 नवंबर से ले के 2 जनवरी तक 60% गन्ना जो है वो बिल्कुल 200 रुपये में ख़रीद किया। अच्छा। और उसके बाद जो है वो हमारे जो मसाइल थे उसको नहीं देखा गया। हमने स्टार्ट में हुकूमत से ये कहा कि गन्ने का रेट जो है वो हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी उसके ऊपर अखराजात आते हैं उसके मुताबिक आप मुकर्रर करें। लेकिन चूँकि हम कमज़ोर तबका हैं, हमारी बात ना तो कोई पार्लियामेंटेरियन करता है। आप अभी उठा के देख लें रिकॉर्ड कि किसी भी MPA MNA ने या किसी मिनिस्टर ने एक दफ़ा भी ज़राअत के ऊपर बात नहीं की, किसी ने उसकी रिसर्च पर बात नहीं की, किसी ने उसके मसाइल पर बात नहीं की। और ये जो शुगर मिल्स मालकान है ये तो एक कौम है, अच्छा। एक मज़हब है, एक जमात है। ये वहाँ पे कोई PTI नहीं है, कोई नून नहीं है, कोई वहाँ पे काफ नहीं है, वहाँ पे ये सब कुछ एक है। और सिर्फ किसान का एक ही मतलब है इनका कि किसान का इस्तेहसाल किस तरह से किया जाए। मैं आपको बताऊं कि 6 नवंबर को एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर केन शुगर का जो है फैसलाबाद में, वहाँ पे इसका शुगर कंटेंट चेक किया गया, मेरे पास मौजूद है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप दिखाइए पूरी कौम को। वहाँ पे 10.01 उसकी रिकवरी आई। और जुल्म ये है कि ये 6 को 5 को आप देखें कि सिंध की मिलें चल गई, मटियारी चल गई, किरण चल गई, सांगड़ चल गई। सिंध वालों ने 5 नवंबर को शुरू कर दी, मगर हमारे जो पंजाब के जो शुगर मिल्स वाले हैं उन्होंने ये शोर शराबा मचाया है। मैं उसामा आपको ये बात बताऊं कि किसान को किसी फसल का भी मुआवजा नहीं मिलता और अच्छा ये तो ताकतवर माफिया है। और आप ये देखें कि पहली दफ़ा इस हुकूमत ने एक ढंग का काम किया है कि 2020 ऑर्डिनेंस जारी किया। एक 70 सालों में वाहिद ये काम जो है अच्छा हम जिसे कह सकते हैं जिसमें ये पाबंद किया गया, वरना किसी सूरत भी शुगर मिल वालों ने ये मिल्स नहीं चलानी थी। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि शुगर केन जो एक्ट है उसके अंदर आप ये देखिए उसकी सब क्लास जो है 2 उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि 1 अक्टूबर से लेके आप 30 नवंबर तक किसी वक्त मिल्स को चला सकते हैं। तो शुगर मिल वाले कैसे कहते हैं कि ये अर्ली चला दी गई, बल्कि ये जुल्म करते थे लेट चलाने से। एक नुक्ता और आपको बता दूं कि ये जल्दी चली जिसकी वजह से गंदम का बहरान टल जाएगा। हमें उम्मीद है कि 1 करोड़ और तकरीबन 80 लाख एकड़ पर हम गंदम जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये लेट चलती जिस तरह शुगर मिल वाले कह रहे थे कि 30 नवंबर को चलाएं तो गंदम का बहरान भी आना था। तो ये जो है हुकूमत वक्त को इस चीज को देखना चाहिए। बुखारी साहब, एक सवाल, हमारे साथ असद खरल साहब हैं, महमूद साहब, असद खरल साहब हैं, इनका बैकग्राउंड भी किसान का है, बड़े सीनियर साफी भी हैं, ये भी आपसे सवाल करेंगे। मुझे बताएं, हम ये जो चीनी है इसको सस्ता कैसे कर सकते हैं, ये आपने जरूर बताना हमें। तो खरल साहब। अच्छा बुखारी साहब, ये जो आपने क्लास पढ़ी कि 6 अक्टूबर से इनको क्रशिंग सीजन शुरू करना चाहिए, जो कि इन्होंने 6 नवंबर से शुरू किया और सिंध में 5 नवंबर से शुरू हो गया। एक तो ये इन्होंने ज्यादती की क्योंकि उससे गन्ने की मिकदार जो रस की है चीनी बनाने की वो ज्यादा बढ़ जाती है और गन्ने का वजन कम होता जाता है, किसान को इस हवाले से भी नुकसान है। दूसरी बात, साउथ पंजाब में मिलें जो है उन्होंने पहले रेट ज्यादा अनाउंस किया, जब लोग यहाँ से सेंट्रल पंजाब से लेकर उधर ट्रालियां ले गए
उसके बाद रेट उन्होंने कम कर दिया और आगे वो सिंध लेके जाना चाहते थे ज्यादा रेट के लिए, तो वहां पे जनाब वो सूबाबंदी कर दी गई। तो अब देखें किसान कहां पे जाए। और जी 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 सैयद साहब। बिल्कुल जी खरल साहब, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल 151 है 151 जी, वो ये कहता है कि ये जो सूबाई नकलो हमल है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आप ये देखें कि यहाँ पंजाब की चीनी, पंजाब की गंदम, पंजाब की बाकी चीज़ें बलूचिस्तान भी जाती हैं, सिंध भी जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी जाती हैं, वहाँ से मूंजी बलूचिस्तान की यहाँ पंजाब में भी आती है। तो ये वो ताकतवर जो ये लोग हैं, इन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि किसान के साथ जो है वो उसका इस्तेसाल करना है। आप ये देखें कि ज़राअत की पोजीशन ये है कि वो कॉटन जो हमारे मुल्क की आला तरीन कॉटन थी, आप ये देखें कि वो 1-1.5 करोड़ बेल्स हम बनाते थे, आज 55 लाख पे आ गए जी। आप अंदाजा करें कि वो जो वाइट गोल्ड हम कहते थे ना, उसकी स्पोर्ट प्राइस किसी ने मुकर्रर की। किसान की आप देखें कि मैं एक और चीज उसामा आपको बताऊं कि अभी डीएपी खाद की कीमत बढ़ गई, यानी मैं अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक 800 रुपए एक बोरी के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया। आप देखें कि डीजल की आए दिन जो कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ती हैं, तो मैं किधर जाऊं? अच्छा बुखारी साहब एक चीज बता दें, किसको वावेला ये जो मिल मालकान है, इनको 1 किलो चीनी कितने की पड़ती है और ये अवाम को जो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, इसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया। एक तो ये है कि हम ये कहते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो 63 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। हमने एक मुतालबा किया कि जेआईटी बिठा दें, जी जेआईटी बिठा दें, आप दूध का दूध, पानी का पानी करें। हमने इन्हें कहा, इन्होंने अगले दिन एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे कहा कि जी शुगर केन कमिश्नर जो है वो उस पर एतमाद नहीं है। मैंने कहा शुगर केन कमिश्नर तो एक ईमानदार आदमी है, किसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं है। आप उसको हटा दें, उसको पीछे छोड़ दें, आप हमाद अजहर पे यकीन कर लें। आप देखें ना शुगर कंटेंट की बात किस तरह से ख़त्म की जाएगी कि हम कहते हैं कि इस वक्त जो अभी रहीम यार खान के अंदर, मैं आपको बताऊं कि ये लेबॉर्ट्री गई है यहाँ से आज से 4 दिन पहले, तो वहाँ पे तकरीबन 12.75 रिकवरी आई है, यानी जो 100 मन में से आप ये देखें जहाँ 8 मन चीनी बनती थी वहां 12 मन बनेगी और ये 8.7। मुझे एक बात समझाइए सर, खत्म हो गया, इनको शीरा बचता है। 30 सेकंड्स में सिर्फ इतना बता दें बुखारी साहब कि ये क्यों किसान यूं नहीं करते कि जी गन्ना इतनी महंगी भी है, पानी भी ज्यादा चाहिए, तो ऑल्टरनेट पे क्यों नहीं जाते? अब हुकूमत वैसे भी तो 8 लाख टन मंगवा रही है बाहर से, तो कॉटन है, दीगर है, कहा जाता है कि अब ऑलिव की तरफ जाएं, तो किसान इस तरफ क्यों नहीं जाता? सबसे ज्यादा तादाद तो पाकिस्तान में ज़राअत से कमाने वालों की है और गरीब भी वही है। मैं बताता हूं सर, मैं अर्ज कर दूं 30 सेकंड मैं अर्ज कर दूं। गुजारिश ये है कि ये गन्ना जो है ये पीछे को गया है। आप ये देखें कि गन्ना उस तरह से बहुत ज्यादा होता था और अब दिन ब दिन जो है ये कम हो गया, अब कम हो गया। अब वो जो 21 लाख एकड़ था 16 लाख पे आ गया। हमने इनको कहा कि आपकी ये फैक्ट्री है लोहे की बन जाएंगी, इनका कोई भाव नहीं होगा। जिस तरह कॉटन अब यहां नहीं बीजता, जब किसान को बचेगा नहीं, उसका पेट खाली होगा, उसके बच्चों के तन पे ढंग का कपड़ा नहीं होगा, किसान के बच्चों का पेट खाली होगा। मैंने कहा आप एक रात गुजारे इन शुगर मिल वालों को। अच्छा। मैंने ज़का अशरफ साहब के सामने कहा कि 3-3 रातें इस सर्दी में, इस कोरे में हम जाके खड़े होते हैं, वहां पे हमारे खून से आपके ये दीप महलों के जलते हैं, आपके ये जहाज चलते हैं, आपके ये इखराजात पूरे होते हैं, आपके महलों के ये रोशनियां जगमगाती हैं। अगर किसान को मारोगे तो तुम खुद मरोगे। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी हासिल कर चुके थे, अब फूड के लिए भी अगर खुराक की इनसिक्योरिटी हो रही है, मुल्क खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, पहले गरीब मुल्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला।